अब जनाबे वाला इंडिपेंडेंट सैंपल पहले 2 का था, अब इंडिपेंडेंट सैंपल 3 का है, 4 का है, 5 का है। इस तरह पहले में हमने टेस्ट किया कि हमने संडे वाली टेस्ट किया जिनको मेडिसिन खिलाई थी और जिनको शराब पिलाई थी, या जो दूसरे वाले में एक को स्पाइडर दिखाया था ओरिजिनल, एक को पिक्चर दिखाया। अब आपके पास 2 से ज्यादा केस है, उसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे सोया, अब यहां पर आप चेक कीजिएगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 4 ग्रुप्स हैं। और ये डाटा जो है 2020 मतलब 2020 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मैं आपके सामने ना वैल्यूज बताता चलूं। 1 वैल्यू का मतलब है, 1 वैल्यू का मतलब है जो 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, हमने एक ऐसा ग्रुप चूज किया 20 लोगों का, एक ऐसा ग्रुप चूज किया जिनको हमने कहा कि आपने पूरा साल सोया नहीं खाना, सोया घी, सोयाबीन, सोया जो भी। एक ग्रुप वो था जिसको कहा था कि आपने हर वीक में 1 सोया मिल्क खाना, हर वीक में पूरा साल के लिए। एक ग्रुप वो था जिसको 3 वैल्यू दी, उन्होंने 4 सोया मिल्क खाना है। और एक ग्रुप वो था जिसको 7 सोया मिल्क खाना है। इसका मतलब क्या है कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप है, चारों के चारों लोग अलहदा हैं। बात समझ रहे हैं? सिनेरियो 1 अलहदा, सिनेरियो 2 अलहदा। सिनेरियो 1 वाले सोया नहीं खाएंगे, सिनेरियो 2 वाले एक सोया खाएंगे पर वीक, 3 वाले 4 और 7 वाले पर वीक में 7 सोया खाएंगे। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या सोया खाने से लोगों में फैट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। सोया खाने से लोगों में फैट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो फैट के लिए जो भी उनका वो हो सकता है, वो वेस्ट लिया या क्या लिया, उनका आउटकम वेरिएबल हमारे पास मौजूद है और वो हमारे पास फैट का आउटकम आया होगा। क्लियर हो गया? अब ये कितने ग्रुप है हमारे पास? 4 ग्रुप है और 20-20 का ग्रुप है। 20 का एक क्लास थी, 20 की एक क्लास थी, 20 की एक। इट मीन यहां पर हमारे पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल हैं। वहां पे लगता था 1 वे अनोवा 1 में, तो यहां पर हमारा जो टेस्ट लगेगा जो शेयर किया था वो है क्रुस्कॉल वालिस टेस्ट। जब 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स हों, ये सेम उसी तरीके से लगता है। आप जाएं एनालाइज में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में और इंडिपेंडेंट सैंपल, ये चूंकि इंडिपेंडेंट सैंपल है ना, इंडिपेंडेंट सैंपल्स में कस्टमाइज एनालिसिस फील्ड्स उसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया। रैंक ऑर्डर मैंने अपने लिए दिया हुआ है, उसने फैट लेवल खुद ही चूज कर लिया है और नंबर ऑफ सोया मील पर वीक उसमें बता रहा है। ये ग्रुप्स हैं। सेटिंग्स कस्टमाइज, हमारा कौन सा टेस्ट लगना भाई? क्रुस्कॉल टेस्ट 1 वे अनोवा। अब ये 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, एक पेयर वाइज होता है, मतलब इसमें वो क्या करेगा, 1 को मतलब 4 ग्रुप है ना, 1 को 4 से, 1 को 3 से, 1 को 2 से आपस में कंपेयर करेगा। वो कहता है आप चाहते हो पेयर वाइज के स्टेप वाइज? स्टेप वाइज क्या होता है? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। एक होता है 1 4 1 3, मतलब एक बाहर से शुरू करता है स्टेपिंग, एक क्या करता है तरतीब से करता है। दोनों किस्म की आउटपुट हमारे लिए यूजफुल है। मैं पहली आउटपुट रन कर रहा हूं ऑल पेयर वाइज के साथ, कि पेयर वाइज जिस तरह भी वो इंडिपेंडेंट पेयर बनाता है उसके साथ इस टेस्ट को रन करे, तो मैं रन करता हूं। ये हमारे सामने आउटपुट आ गई, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट का नल हाइपोथेसिस क्या था? हमारा ख्याल था कि सोया ज्यादा से ज्यादा खाएंगे लोग ज्यादा से ज्यादा फैट होंगे। वो कहता रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हाँ ये बात सच्ची है, सोया खाने से लोगों की फैट पे फर्क पड़ता है। सोया खाने से लोगों की फैट पे फर्क पड़ता है। वो 0.034 आ रहा है, डबल क्लिक करें तो आपके सामने वो बता रहा है एक लेवल है, एक लेवल पे बता रहा है 9 सोया मील, 1 सोया मील, 4 सोया मील, 7 सोया मील। लेकिन हमारा यह है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, उसने हमको डिटेल बता दी है। अब मैं इसको चाहता हूं, ये आउटपुट आई है बॉक्स प्लॉट में, इस आउटपुट को मैं किसी दूसरी शक्ल में चाहता हूं, मुझे मीन वैल्यू दिखाए, कहां पे मेरी मीन वैल्यू। ये आपने क्या करना है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट व्यू है, दे रहे हैं इंडिपेंडेंट सैंपल
टेस्ट व्यू बिल्कुल नीचे आ रहा है, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट व्यू। यहां पे जाके ना पेयर वाइज कंपैरिजन पे क्लिक करना है। ये है पेयर वाइज कंपैरिजन। पेयर वाइज कंपैरिजन में उसने क्या किया है, 4 सोया मील को 9 सोया मील के साथ, 1 को 9 सोया मील के साथ, 1 को 4 सोया मील के साथ, 7 को 9 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 1 के साथ। तो आप इसमें सिग्निफिकेंस नहीं, इसमें एडजस्टेड सिग्निफिकेंस को चेक करना होता है। सिग्निफिकेंस नहीं, किसमें चेक करना है, तो एडजस्टेड सिग्निफिकेंस में वो बता रहा है कि जनाबे वाला आप लोगों का आ रहा है सोया मील तमाम ग्रुप्स में इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ 7 सोया मील वर्सेस 9 सोया मील। जो लोग नहीं खाते और जो लोग 7 स्पून या 7 ग्रेस सोया मील खाते हैं उनके दरमियान फैट में वाजिया डिफरेंस है। दरमियान वालों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो नहीं खाते और जो ज्यादा खाते हैं उनके दरमियान डिफरेंस है, वो सिग्निफिकेंट। ये बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो हमने रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर दिया उसकी डिटेल में चला गया ये नॉन पैरामेट्रिक लेके कि कौन सा ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड हो सके। जो ज्यादा खाते हैं, जो नहीं खाते, उनमें फैट का तनासब फर्क पड़ा है, जो दरमियान वाले उनका आपस में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ओवरऑल जब वो चेक करता है ओवरऑल तो कहता है हाँ कि जैसे जैसे आप लोगों का फैट लेवल चेंज होता, सोया लेवल चेंज होगा तो फैट का लेवल चेंज हुआ। पर ये नहीं बता रहा कि फैट लेवल बढ़ा है या कम हुआ है, ये वो हमें नहीं बता रहा। ये बता रहा है कि हाँ कि सोया मील लेवल अलग खाने से फैट में डिफरेंस है, फैट की वैल्यूज में चेंजिंग आई है। क्लियर हो गया। अब ये मैंने टेस्ट रन किया था, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं अब वैसे यहां पे मुझे बताएं कि कौन से ग्रुप्स कर रहे हैं आपस में, कौन सा सोया मील इफेक्ट हुआ है, 4th वाला 1 वाला हुआ। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुपिंग होनी चाहिए। ग्रुपिंग से मुराद क्या होती है कि आप ये देखें कि यहाँ पे कौन सी फैट पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। अगर जनरल नजर आए तो 7 सोया मील वाला फैट पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तो उस सूरत में आपको मिलेगा लाइंस। अब ये यहाँ पे जो लाइंस दी है ना ब्लैक है, ये कौन सी लाइंस है। अब ये कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। जब कलर चेंज, तो 9 सोया मील पे 46.35, 4 सोया मील पे 44.15, सोया मील पर वीक पे 44.15, ये दोनों आपस में सेम है। लिहाजा वो यही कह रहा है कि जो 7 सोया मील है और जो 9 सोया मील है इनका आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बाकी का आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब बार बार ये कह रहा हूं कि आपने इसको इंटरप्रेट करना है कि आप इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि इनमें कौन कौन सा किस किस ग्रुप में आता है। आप इस सारे टेस्ट को क्लोज करें। एनालाइज, नॉन पैरामेट्रिक, इंडिपेंडेंट सैंपल्स, वो सेम टेस्ट। तो पेयर वाइज की जगह ना स्टेप वाइज मेथड कर दें, स्टेप डाउन मेथड, स्टेप वाइज मेथड कर दिया, उसको रन करें जो दूसरा टेस्ट है। सेम रिजल्ट है, लेकिन वहां पे जो ग्राफ होगा अगर मैं नीचे से जाके वो होमोजीनियस आएगा। वहां पे क्या आया था पेयर वाइज, यहां पे क्या आएगा होमोजीनियस आएगा। वो एक लहदा से ग्राफ दे देगा, वो बताएगा कि 7 सोया मील जो है वो बाकी 3 से बिल्कुल डिफरेंट है। 7 सोया मील जो है मतलब बात में ऐसा कि 4 ग्रुप में कौन सा ग्रुप है जो इनके साथ पेयर नहीं करता, क्योंकि हम जानना चाहते हैं किन ग्रुप्स के दरमियान एसोसिएशन है और किन ग्रुप्स के दरमियान एसोसिएशन नहीं है। वो कह रहा है कि 1, 4, 9 सोया मील आपस में एक ग्रुप रखते हैं और 7 सोया मील आपस में ग्रुप रखते हैं। तो लिहाजा ये आपस में रिलेट नहीं करते। लेकिन ये है कि जब रिलेट नहीं करते इसका मतलब जो कम सोया मील खा रहा है उसका कम इफेक्ट है, जो ज्यादा सोया मील खा रहा है उसका फैट पे ज्यादा इफेक्ट है। तो दिस इज नॉन पैरामेट्रिक्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। अब थोड़ा सा ये इसलिए इशू है कि हमारा इस तरह का सिनेरियो डेवलप नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग वाले, मेडिसिन वाले, साइकोलॉजी वाले जब लोगों से डाटा लेते हैं तो वहां पे ये हाई डेप्थ में मजा आता है काम करने के, टेस्ट को स्ट्रेन करने का। क्लियर है। लोग वाकई बोर हो रहे हैं, हाँ गाने चला दें। ओह माय गुडनेस, चला सकते हैं वैसे। किसी को YANNI यानी पसंद है, जो म्यूजिशियन है जिसका म्यूजिक चोरी करता है, ये इंडिया का वो कौन है, हाँ क्या नाम है इंडियन में जो नहीं क्या मुसलमान जो है इंडिया रहमान, ये सारा म्यूजिक यानी कि चोरी करता है। कभी आपने यानी कि सुना YANNI? ओहो बड़ा पैशन आता है बंदे में, सुना है? कहाँ पे है ये देखिए मैजिक चल रहे हैं, मैं सुना देता हूँ आपको, वो चल रहे हैं अभी, इसको सुनना चाहेंगे?
पक्की बात। अवर लास्ट टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक, जिसमें एक ही रिस्पोंडेंट से, मतलब एक ग्रुप से मल्टीपल टाइम डाटा लिया जाता है, रिपीटेड मेजर टेस्ट, उसमें नाम क्या था? रिपीटेड मेजर टेस्ट। और यहां पे उस टेस्ट का नाम है, अगर डाटा नॉर्मल ना हो तो उसका नाम है फ्राइडमैन टेस्ट। क्या नाम है? ये क्या बताता है? इसके लिए मैंने एग्जांपल ली डाइट की, कि हमने एक 10 लोगों को चूज किया, जब उनको स्टार्ट किया तो उनका वेट ये था, आपके सामने आ रहा है। उनको एक मखसूस किस्म की डाइट खिलाएगी पूरा माह। फिर उनका मंथ 1 में हमने डाइट वेट चेक किया, फिर दूसरे माह चेक किया। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी डाइट प्लान जो हमने चूज किया था उसका इफेक्ट है कि नहीं, उसका इफेक्ट है कि, अगर तो डाइट इफेक्टिव होगी तो इफेक्ट होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव तो देखेंगे हम लोग, लेकिन इफेक्ट होगा। अगर डाइट इफेक्टिव नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको रन करते हैं, एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक रिलेटेड सैंपल्स, क्योंकि एक ही बंदे से 3 दफा डाटा लिया हम लोगों ने। रिलेटेड सैंपल्स, कस्टमाइज फील्ड्स, उसे तीनों वैल्यूज खुद उठा ली, सेटिंग, कस्टमाइज टेस्ट, और यहां पे लगाएंगे हम लोग फ्राइडमैन टेस्ट। और यहां भी 2 हैं, आप स्टेप वाइज लगाते हैं कि आप पेयर वाइज लगाते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, दोनों लगाने होते हैं आप लोगों ने। आज पेयर वाइज लगा के मैं रन करता हूं। वो कहते हैं रिटेन द नल हाइपोथेसिस, डाइट का कोई इफेक्ट नहीं है आपकी वेस्ट पे, आपके वेट पे। जो हमने डाइट प्लान दिया उसका कोई इफेक्ट, रिटेन द नल हाइपोथेसिस। हमारा हाइपोथेसिस था कि डाइट की वजह से लोगों के वेट में फर्क आएगा, लेकिन रिजल्ट बताते हैं कि फर्क, इसका मतलब डाइट बदल लेनी चाहिए। तो डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो तीनों का बता रहा है, मीन रैंक 1.9, 2.0, 2.10, मीन खुद ही बता रहा है? हाँ नहीं, सेकंड वन तो है लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, 90 है। और इसका कंटिन्यूस फील्ड इंफॉर्मेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा इस तरह ना, मतलब इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आया। अगर इसी टेस्ट को स्टेप वाइज रन करते हैं, एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक रिलेटेड सैंपल्स, जो समझने की चीज है ना, वो लोग ना सोने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। और फर्स्ट टाइम में किसी सेमिनार में पाकिस्तान में नॉन पैरामेट्रिक नहीं करवाए जाते, यहां बैठ के सब लोग आप मुझसे एग्री करेंगे, और ये मजे की चीज को लोग लाइट ले रहे हैं। तो ये वैल्यूज भी उसी तरह मूव कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो वाला टेस्ट रन करें या ये वाला रन करें, आपका ओवरऑल क्या है कि आपकी डाइट प्लान ने आपके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। ये मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट हैं। वो 4 पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये 4 नॉन पैरामेट्रिक है, दोनों की कंडीशन सेम है। ये टेस्ट तब लगते हैं जब डाटा नॉर्मल नहीं होता, और वो टेस्ट जब तब लगते हैं जब डाटा आपका नॉर्मल होता है। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क जी। हाँ, वो डाटा की उसके मुताबिक पीछे जो टेस्ट था उसमें आपने एक ऑर्डिनल था और एक 2 स्केल नहीं, ऑर्डिनल ग्रुप्स थे, वो दोनों ग्रुप्स को अलग करना, ये तो एक ही बंदे का डाटा ना। अगर आप इसमें चाहते हुए कि 5 बंदों का 5 ग्रुप्स का अलग करना, फिर हम फाइल स्प्लिट करके अलग रन करें। हाँ, ये एक पहले उसमें दो ग्रुप थे, है वो एक बंदे के एक ही ग्रुप का, लेकिन 2 ग्रुप थे, स्प्लिट फाइल कर ली थी। हाँ जी, हाँ, तो उसमें आपने जो पैरामीट्रिक टेस्ट बताए थे, तो सबका आपने कंपैरिजन किया ऑर्डिनल का बाकी चारों के साथ, और इसका इंटरवल का सबके साथ था। तो इसमें भी इसी तरह होता है कि वो बाइवेरिएट के लिए, वो बाइवेरिएट के लिए। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे हमारा असम्पशन क्या है कि हम किसको टेस्ट करना चाहते हैं। वो बाइवेरिएट लेंथ जब लगाना होता है ना सोशल में, ये तो इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, आपसे मीन डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं। वो जो मैंने शुरू में टेस्ट बताए वो बाइवेरिएट के लिए थे, वो क्रैमर वी बीटा स्पेयरमैन रो, इसमें भी यूज होते हैं, लेकिन वो बाइवेरिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मल्टीवेरिएट पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक के अलग-अलग है, अलग-अलग है। और उसमें ये डिपेंड नहीं करेगा कि इंटरवल है, रेशियो या ऑर्डिनल है, कि डिपेंड नहीं करेगा। नो, उसमें देखिए यहां पर ये है, ये इसमें ये है। अब ये देखिए ना, अगर आप लोग, ये की पॉइंट टेस्ट है, अगर आप लोग करते हो, 2 ग्रुप्स हैं,
मेल फीमेल, आपके पास एक ऐसा डाटा जिसमें एक मेल का डाटा एक फीमेल का डाटा है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अगर सैंपल मोर देन वन ओकेजन, आपने एक ही बंदे से 2 दफा डाटा लिया है तो पेड सैंपल टी टेस्ट है। अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं अनोवा लगेगा। अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 में नोवा में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब एक बेस बन जाता है, एक की बेस पर दूसरे मंथ क्या हुआ, तीसरे मंथ क्या हुआ, उसमें उसमें आपका 1 वे नोवा है। जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, 2 बेसिस आ जाती हैं, ये 2 वे नोवा, ये हमने आज रन नहीं किया, इसका हिस्सा नहीं था। अगर मोर देन 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, नोवा लगेगा। व्हेन वी नीड टू कंट्रोल 1 वेरिएबल, एनकोवा लगेगा। ये कंडीशंस है ना सारी, आपने इन कंडीशन के मुताबिक चलना है। आज मैंने आपको यहां तक करवाया, ये 4 और इन 4 के नॉन पैरामेट्रिक, मैं नीचे गया ही नहीं। टेस्ट तो इतने सारे, मकसद अभी आपको एडिक्शन करना है। आपको वो क्या खिला रहा हूँ, क्या वो मेडिसिन, हाँ एंटीफील्ड की एग्जांपल है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग में आ चुकी है। सर बाइवेरिएबल में जो है वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल क्या है, किस टाइप का है। हाँ, उस बेस पे हम एसोसिएशन चेक करते हैं। इसमें ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप से आउटकम किस तरह का लेना है, वेरिएबल की टाइप इंडिपेंडेंट, हाँ वो नहीं आएगी। देखो बेस अगर स्ट्रांग होगी तो आगे काम चलेगा ना। हाँ क्या करेंगे, तो लिया मैंने शुरू में आर रन नहीं किया था, तो वो भी सेम उसी तरह क्लिक करें। ये ले आपके लिए स्पेयर में रन कर देते हैं। ले ये भी कोई मतलब मंथ 1 मंथ 2 में एनालाइज, रिग्रेशन, कोलेट, बाइवेरिएट, स्पेयरमेंट चूज करें। 2 का देखें आपस में रिलेशनशिप है तो आना चाहिए। ये ले 3 नहीं, वो नहीं रिलेशनशिप है, वही सेम उसी तरह इंटरप्रेट होना है। सिर्फ ये स्पेयरमैन का फार्मूला हो रहा है और पियर्सन का फार्मूला हो रहा है। पियर्सन पैरामेट्रिक पे लगता है और स्पेयरमैन वो नॉन पैरामेट्रिक पे लगता है। जी बोलिए। जी सर, एक मिनट आपकी तरफ। जी सर, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमने उसमें लिखा था कि सिलेक्टिव जो डाटा कलेक्ट करते हैं सेम टाइम पे करते हैं, और उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक मैन वाइट है उसको मैं डिफरेंट टाइम पे किया था। संडे को किया, देखिए बार बार कंफ्यूज करें ना आप। वेडनेसडे सोचे ही ना, हम तो संडे सोचे। एक ही वक्त में जिन्होंने गोली खाई थी, एक ही वक्त में जिन्होंने कोटला है उनका पंजाबी में, तो बेसिकली वो जिन्होंने पिया कौन पी और जिन्होंने लिया वो एक वक्त का डाटा था, पर वो हमने वेडनेसडे को ज्यादा मैसेज किया था, संडे को ज्यादा किया था। वो टाइम बचाने के लिए मैं 50 का लेवल करूंगा ना, मकसद ये क्योंकि आउटपुट आपस में मर्ज तो नहीं हो रही। हम देखें कोरिलेशन 50 वेरिएबल की कोरिलेशन एक वक्त में आ जाएगी, पर इंटरप्रेट एक वक्त में एक करनी है। तो मैंने 2 लिए तो लहदा इंटरप्रेट किए थे, हम एक वक्त में एक करेंगे, उसको इसके साथ मिक्स ना करेंगे। जो कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंट सैंपल में एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ ग्रुप से डाटा लेना है। अब 2 मुख्तलिफ ग्रुप से डाटा लिया। अब मैं क्या, मेरी रिसर्च ऐसी थी कि 10 ग्रुप हैं, एक अज्यूम करते हैं मेरे पास 10 ग्रुप्स हैं, मैं उनका सेमेस्टर के शुरू में डाटा लेता हूँ, सेमेस्टर के मिड में डाटा लेता हूँ, सेमेस्टर के आखिर पे डाटा लेता हूँ। इस पे इंडिपेंडेंट भी लगेगा, इस पे पेड सैंपल भी लगेगा। इंडिपेंडेंट देखना इंडिविजुअल और आपस में उनका रिलेशनशिप देखना, तो फिर पेड सैंपल ठीक है, दोनों लग सकते हैं ना। तो एक ही वक्त में सारा एनालिसिस रन हो जाएगा, वरना तो हम लगे रहेंगे वो पुराने वाले मैथमेटिक्स फार्मूला यूज कर। तो ये उसके कंसेप्ट पे है कि आपको बेसिक आई है, आप ज्यादा कंडीशंस ले लें इसमें, तो टाइम बचाने के लिए कि वो एक ही आउटपुट पे 2 टेस्ट लग सकते हैं। आप ये समझे कि वेडनेसडे नहीं था, संडे ज्यादा फाइल है, वेडनेसडे ज्यादा फाइल है सर जी। ओके जी, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक और मीन डिफरेंस की बिना पे पैरामेट्रिक टेस्ट करवाए। अभी लास्ट आज का टॉपिक है जो अनाउंस किया था, दैट इज सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस इंतहाई आसान आउटपुट, इंतहाई सिंपल अप्लाई करने के अंदर, और ये बेसिक एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगल रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए, सिंगल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट है, पे का सेल जॉब सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, एडवर्टीजमेंट का सेल पे क्या इम्पैक्ट है, आप लोगों की एथिकल एनवायरनमेंट का जॉब कमिटमेंट पे क्या इफेक्ट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का परसीव कस्टमर परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारे के सारे आईवीज और डीवीज है।
मैं मल्टीपल आईवी, मल्टीपल डीवी, मॉडरेटर, मीडिएटर की बात नहीं करता। ये आने वाली नेक्स्ट 2 वर्कशॉप के अंदर ये वर्कशॉप है। आज हम बात करेंगे सिंपल एक रिलेशनशिप के ऊपर कि एक आईवी का डीवी के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस रन करने से पहले इस अजम्पशन को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो डाटा है वो नॉर्मल है। डाटा क्या है? क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर आप लोगों ने डाटा नॉर्मल नहीं है तो वहां पे मेरे ख्याल में मैंने स्लाइड के अंदर शेयर किया हुआ है, मैंने वो स्लाइड दिखाई नहीं, ये उसकी बुक में है, उमा सिकरन की बुक में। अगर आप लोगों का नॉन पैरामेट्रिक है तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगता है, ये यहां पे मेंशन है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस आप लोगों का लगेगा जब आप लोग बात करोगे नॉन पैरामेट्रिक, ऐसे लगेगी लीनियर रिग्रेशन। पैरामेट्रिक टेस्ट में जब रिग्रेशन लगाते हैं तो लीनियर रिग्रेशन लगती है, लेकिन जब आप लोगों का नॉन पैरामेट्रिक डाटा होगा तो उस सूरत में अगर रिग्रेशन लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होगा या आप लोगों की लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोई सिनेरियो है नहीं यहाँ पे। अमूमन तौर पे जब रिग्रेशन चेक की जाती है तो डाटा नॉर्मल ही होता है, तो मैं उस पे आप पे रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस को रन करते हैं इन सो सिंपल। आपके पास डाटा है, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट का जो डाटा ओपन किया हुआ है उस डाटे का वेरिएबल था नॉलेज शेयरिंग, केएस। नॉलेज शेयरिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, एक वेरिएबल है कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज शेयरिंग होगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा। पॉजिटिव नहीं बोलना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आएगा। तो एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर एनालाइज। बाकी रिग्रेशन की किस्में हैं और जो लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे ये प्रोसेस सारे पढ़े हैं, ये प्रोसेस सारे उसकी जितने भी यूज हो रहे। तो लीनियर और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉलेज शेयरिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। अब बात ध्यान में रखिएगा, एमोस इज अ एडिशनल प्लगइन ऑफ एसपीएसएस। एसपीएसएस में जब भी रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे एक वक्त में एक डिपेंडेंट वेरिएबल एनालिसिस होता है। एमोस एक वक्त में 10, 20, 30 डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। दिस इज द इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक डिफरेंस। मैं आपको समझाने के लिए कि एसपीएसएस वहां रन होता है जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही डिपेंडेंट का एनालिसिस है, पर एमोस में मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल का एनालिसिस किया जा सकता है। एसपीएसएस में आईवी और डीवी चेक होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप यहाँ पे 10 इंडिपेंडेंट डाल दें और डिपेंडेंट एक ही रहेगा। एमोस में मल्टीपल इंडिपेंडेंट, मल्टीपल डिपेंडेंट। एसपीएसएस जाती मतलब जो इसका एसपीएसएस का बेसिक है, मीडिएशन एनालिसिस चेक नहीं करता, इसलिए हमें एमोस यूज करना पड़ता है, सोबर टेस्ट यूज करना पड़ता है। लेकिन एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, प्रोफेसर एंड्रयू हेस, उसने कुछ ऐसी कस्टम डायलॉग लिखे हैं, जैसा मैंने अपना कस्टम डायलॉग लिखा हुआ है, कस्टमाइज करते रहते हैं एसपीएसएस, उसने कस्टम डायलॉग लिखे हैं। वो बंदा एसपीएसएस में मैक्सिमम 15 किस्म की मीडिएशन चेक कर सकता है, 15 मीडिएटर, पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक रहेगा, उसकी भी लिमिटेशन है कि एंड्रयू हेस के मुताबिक मीडिएशन चेक होती है जितने मर्जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और ज्यादा से ज्यादा 15 मीडिएटर और एक डिपेंडेंट। लेकिन एमोस में जितने मर्जी इंडिपेंडेंट, जितने मर्जी मीडिएटर, जितने मर्जी डिपेंडेंट हो, आप लोगों का वो एनालिसिस रन करेगा, चाहे वो एमोस के थ्रू एनालिसिस रन करें, टेक्सचुअल क्वेश्चन मॉडलिंग, या आप लोग स्मार्ट पीएलएस या पीएलएस ग्राफ के थ्रू रन करें। तो आने वाले दिनों में हम फीचर इसको भी पढ़ रहे हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं सारी वर्कशॉप इसमें प्लान्ड है। अभी आपको ब्रोशर नेक्स्ट वर्कशॉप का और माय विजिटिंग कार्ड प्लस आपको स्केड्यूल मिल जाएगा आने वाले दिनों में, डेट के साथ किस किस तारीख को हो रही है वर्कशॉप, तो हम बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये जनाब मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा ज्यूम है कि नॉलेज शेयरिंग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है। हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक में जाना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, आर स्क्वायर, डिस्क्रिप्टिव्स, ये चूज करने हैं बस 5। एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल, मॉडल फिल, आर स्क्वायर चेंज, डिस्क्रिप्टिव्स, कंटिन्यू। उसके बाद ऑप्शंस कुछ नहीं चाहिए हमें, सेव में भी कुछ नहीं चाहिए हमें, प्लॉट्स में भी कुछ नहीं चाहिए हमें फिलहाल। सिंपल जी रन करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट्स,
कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज और डिस्क्रिप्टिव्स। तो इसको कंटिन्यू कर देता हूं और गोइंग टू प्रेस ओके। ये यूनिवेरिएट एनालिसिस भी रन करेगा, ये बाइवेरिएट एनालिसिस भी रन करेगा, ये मल्टीवेरिएट टेस्ट भी रन करेगा। देखिए जरा, पहले यूनिवेरिएट एनालिसिस रन किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये दोनों का मीन है, ये दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन है। नीचे बाइवेरिएट एनालिसिस कोरिलेशन होगी, कोरिलेशन है 0.214 और सिग्निफिकेंस लेवल है 0.000। इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट दोनों में एसोसिएशन है, दोनों के अंदर एक वीक सी 0.214 एक वीक सी या थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की एसोसिएशन है। अगर एसोसिएशन होगी तो आगे चलेंगे, अगर ये टेस्ट कोरिलेशन इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसका मतलब दोनों में एसोसिएशन ही नहीं है। तो भाई अगर एसोसिएशन नहीं है तो फिर रिग्रेशन क्यों रन करनी? तो इसका मतलब ये है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस भी हो गया, बाइवेरिएट भी हो गया, एसोसिएशन है। तो नेक्स्ट टेबल आपका आएगा अनोवा टेबल और सॉरी मॉडल समरी। मॉडल समरी में जैसे ही आप आएंगे तो आपका यहां पे सिग्निफिकेंस लेवल आ रहा है 0.000 कि ये मॉडल फिट है। ये मॉडल क्या है? फिट है। फिट का मतलब अगर मॉडल फिट नहीं होगा तो आपके रिजल्ट रिलायबल नहीं है। तो आर की वैल्यू 0.046, एडजस्टेड आर के 0.043 ये वैल्यूज है, लेकिन सिग्निफिकेंट एफ चेंज मॉडल समरी के मॉडल फिट है, इसके डाटा एनालिसिस पर रिजल्ट किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि वेरिएंस हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे वेरिएंस इस डाटा में पाया जाता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो इस यहाँ पे मतलब इसका है वेरिएंस पाया, अगर वेरिएंस होगा तो रिग्रेशन होगी, कोरिलेशन होगी तो रिग्रेशन होगी। अब रिग्रेशन के 3 टेबल आ गए। पहली मॉडल फिट, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है बात करती, लेकिन अगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है तो मॉडल फिट भी सिग्निफिकेंट होगा। उस सूरत में फिर देखते हैं आर वैल्यू कितनी है, 0.046। ओके, थोड़ी है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट है ना, आर कम है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते जाएंगे आप लोगों का आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा। फिर नोवा टेबल आ गया। नोवा टेबल बताता है वेरिएंस है कि नहीं है, होना चाहिए। अगर वेरिएंस होगा तो रिग्रेशन होगी ना। वेरिएंस मतलब कितना वेरिएट करते हैं रिजल्ट्स और डाटा आपस में। एनोवा भी सिग्निफिकेंट है। अब आ जाएंगे आप लोग यहाँ पे कांस्टेंट एंड केएससी, तो ये देखिएगा सिग्निफिकेंट है। तो हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है कि नॉलेज शेयरिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट है उसके ऊपर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। आपने अक्सर एक क्वेश्चन पढ़ी होगी, वो जब हम बोलते हैं y is equal to a plus bx। Yes sir, intercept और वो हाँ, इंटरसेप्ट की y is equal to a plus bx। इस इधर मतलब है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू a plus b नॉलेज शेयरिंग। क्लियर हो गया? तो यहां पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो a कांस्टेंट को बोलते हैं 4.292, 4 पॉइंट है ना, 4.292 प्लस बीटा वैल्यू नेक्स्ट है 0.140 और KS। तो ये हमने उसकी इक्वेशन को डिटरमिन कर लिया। अगर हम पाकिस्तान के अंदर नॉलेज शेयरिंग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट चेक करना चाहते हैं तो ये मॉडल है, और ये मॉडल फिट है, इसमें वेरिएंस पाया जाता है कि आप कुछ भी ना करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 4.292 रहनी है। लेकिन अगर आप 1000 का नॉलेज शेयरिंग पे लगाएंगे तो उसका इफेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कितना आएगा वो आप उसको मल्टीप्लाई करें, उसमें प्लस करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इफेक्ट कैलकुलेट कर देगा। दिस इज द सिंपल रिलेशन। इसको इंटरप्रेट भी तो किया जाएगा 1 यूनिट इंक्रीज इन वेस्ट। जी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं। ये आपकी सिंपल रिग्रेशन है। किसी को क्वेश्चन है मुझसे पूछना क्या? हाँ, अब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं 2 कर देता हूं, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। पहले एक वेरिएबल था, अब 2 वेरिएबल सेट कर देते हैं। टीएम, स्टैटिस्टिक, वही चीजें सारी। 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट कितने हो गए? 2। ओके, टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, ये आपस में आ गई, दोनों में एसोसिएशन सिग्निफिकेंस है, ठीक है, दोनों सिग्निफिकेंस है, कोरिलेशन, मॉडल फिट है और आर स्क्वायर बढ़ गया है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते जाएंगे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती चली जाइए। अनोवा फिट है,
तो ये सिग्निफिकेंस आ रहा है जी, तीनों सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, लेकिन टीएम के आने से केएससी का इफेक्ट कम हो गया कि टीएम का इफेक्ट ज्यादा है और केएससी का इफेक्ट कम है। इस सूरत में जब क्वेश्चन लिखनी होती है, बात लोगों ने वो क्वेश्चन इस तरह लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू b1 x1 और प्लस b2 x2, तो बारह होगा b1 और ये और b2 और टीएम, तो प्लस ये चेंज होगा, कितनी वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट की वैल्यू है 3.510, बीटा 1 और वो बीटा 1 कितना जी 0.094, ये इसका। इसी तरह आपके इंडिपेंडेंट डालते जाएं, आपका रिलेशन बनता चला जाएगा। अजान होने की रिलेशन मुकम्मल है। Any question? Almost over now. कुछ भी question? सही। वो कोई भी हो, वो इशू नहीं। वो जितनी कम होगी उतना कम फैक्ट है, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा नहीं होती है, नहीं 1 से ज्यादा नहीं होती है, 1 से ज्यादा नहीं जाती। वो तो बड़े नॉर्मल किस्म का डाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू पॉसिबल है इन द केस ऑफ आप जब मार्केट से डाटा उठाती है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल की सूरत में। सोशल साइंस में बड़े कम केसेस हैं जहाँ वैल्यू इतनी ज्यादा बीट करती है, इतना ज्यादा नहीं होता। जब ये डाटा उठाते हैं ना सेकेंडरी डाटा, उसमें ऐसे चांसेस हैं, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के अंदर चांसेस हैं कि बीटा वैल्यू इंफ्लेट करती है, दैट पॉसिबल। वो हाईली इफेक्ट डाल रही होती है, जिसमें एसेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है टेंजिबल एसेट्स का, वो इफेक्ट ज्यादा कर देगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो और क्वेश्चन पूछे जी। जब पूरे डाटे में 7766 7766 को एक वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू 700 में 1 हो तो आउटलाइन नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? और जी पूछे, मैं बता रहा हूं क्या हो गया। एक और म्यूजिक लगा दे, बोलिए। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पे, जनरेशन पे, फ्यूचर पे, जहां बैठे हम तमाम लोगों पे। मेरा ये खून मेरे पसीना वाया नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन के छोड़ दिया जाए, आजादी दे दी जाए? नहीं, आजादी नहीं दे सकता अभी, मैंने तो 6 बजे तक लिखा हुआ है। मेरे लेवल में, मेरे पोटेंशियल में कोई कमी है? आप कहेंगे तो रात 12-2 बजे तक भी ऐसे ही चलूंगा, प्रॉमिस है आपसे, ऐसा इशू नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने, समझे, देखें, बात करें। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि डाटा जब ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली नॉर्मलिटी, अगर एक ने 1 टिक किया, 2 ने 1 टिक किया, हो सकता है कि 100 बंदा 1 टिक है। डाटा नॉर्मलिटी चेक कैसे करेंगे? आप देखिए, जब आप लोग, ओके मैं आपको बताता हूं, ये डाटा है, ये मेरे सामने, इस डाटा की नॉर्मलिटी चेक करनी है। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, ये सारे के साथ डाटा मैंने चूज किया, सारे वेरिएबल जितने क्वेश्चन थे, स्टैटिस्टिक, मीन, मीडियन, मॉड, सम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल्स, और चार्ट्स में चले जाएं, हिस्टोग्राम और उसके ऊपर नॉर्मल कर्व, हिस्टोग्राम पे नॉर्मल कर्व, कंटिन्यू, ओके। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। अगर यहां मीन वैल्यू वेरी कर जाती है, यहां डाटा एक तरफ राइट या लेफ्ट चला जाता है, वो नजर आ रहा है कि डाटे में इश्यूज है। अभी देखते हैं, रन हो रहे हैं, अब ये रन कर रहा है। हाँ,
अब ये हो गया, ये डाटा मैं सामने मैं कैसे लेता हूं आपका। अब ये आपके सामने चार्ट्स आ रहे हैं, ये सारे मैंने चार्ट्स रन किए। सबसे पहले ये देखिए, मैंने EH1 में आता हूं, EH1 का मीन है 5.96। अब इसमें देखिए कि मीन वैल्यू 5.96 है। ओके, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है? स्टैंडर्ड एविएशन आ रहा है 1.27। ये 7 लिकट पे है। अगर आपका डाटा साइमन लेटेस्ट में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं, किसी रिसर्च की बात नहीं करता, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। अगर साइमन लेटेस्ट स्केल पे डाटा है, जो भी मीन वैल्यू हो, आपका स्टैंडर्ड एविएशन 1.5 से नीचे होना चाहिए। अगर 1.5 के अंदर है तो डाटा ज्यूम करें नॉर्मल, और अगर आपका 5 लेटेस्ट स्केल पे डाटा है तो फिर आपका स्टैंडर्ड एविएशन 1, उसके 1 या 1 के अंदर। अगर 1 से बाहर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि डाटे में कोई ना कोई इशू है। अब देखिए इधर 1.27, 1.08 सही चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं KSE4 की, वहां पे 1.673 है, देख रहे हैं हम 1.673। मेरी उस assumption को वायलेट कर रहे हैं, इसका मतलब इस डाटे में इशू है। अगर इशू है तो इसके ग्राफ में भी इशू होना चाहिए। हम इसका ग्राफ चूज करते हैं, इसका नाम क्या है? KSE4। ये ग्राफ साइड पे KSE के ग्राफ, KSE4 चेक करें, आ गया इशू? डाटा नॉर्मल, मतलब कि जिसका ज्यादा हो गया, अगर इसके पीछे चलते हैं तो वो ऑलमोस्ट ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें कर्टोसिस है ऊपर की तरफ, वो स्क्यूनेस बताता है। लेकिन ये देखिए डाटा ठीक है, लेकिन वो जो हमने KSE4 की बात की थी उसमें कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। लेकिन वो दूसरे में भी स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो ज्यादा है, इसमें भी स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो ज्यादा है। तो ये जो आपको हो जाता है, इससे का मतलब है आपके डाटे में कोई मसला आया है। और यकीन जाने जहां मेरे और स्टूडेंट बैठे होंगे, जब भी मैं लोगों का पेपर चेक करता हूं तो मैं ये बेल शेप कर लगाता हूं। मेरा बिलीव है कि अगर क्लास में जितने 4 CGPA है उतने स्टूडेंट फेल भी होंगे। हाँ, जनरल सी बात है, जनरल सिनेरियो है। तो ये तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, टोटली अनफेयर। अनफेयर नहीं इसे बोलते। देखिए मैंने रिजल्ट चेक कर लिए, मैंने तो नहीं देखा कि मैंने जितने पास करने उतने फेल करने हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मैंने पेपर सही चेक किए, क्या मेरा रिजल्ट फेयर है कि नहीं फेयर। तो आपकी बेल शेप करवानी चाहिए। अगर आपकी बेल शेप करनी ना आ रही, चाहे आप सबको 4 दे दें, मैं कब कह रहा हूं सबको फेल करें, सबको 4 दे दें। अब सबको 4 देने का मतलब सबको 85 नहीं दे सकते, 86, 87, 88, 81, 82, 78, 79। लेकिन जो भी नंबर दें आप उसके ऊपर बेल शेप कर लगाएं। अगर बेल शेप का बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट होती है तो आपको जो मर्जी हो आप अपने डाटा पे फर्क करें, हाँ मैंने पेपर सही चेक किया। तो मैं हमेशा ये नहीं बताता है जितने पास पर फेल करने, ये कंसेप्ट गलत है। गलत ये है कि आप डाटा को डालें तो उसमें देखिए कोई आउटलायर तो नहीं आ रहा। आउटलायर क्यों आ रहा है? अगर एक सारी क्लास के नंबर 78 to 86 के दरमियान लाइक कर रहे हैं, एक बच्चे के नंबर 56 लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब वो आउटलायर है। वो या तो क्लास टेस्ट नहीं करता होगा, वो आपसे पढ़ता रहा नहीं होगा, वो आउटलायर है। आउटलायर को डिलीट करके डाटा नॉर्मल शो होगा। तो ये जनरली एक कोई भी आपने काम करना उसके अंदर इसको टेस्ट को लगा सकते हैं, नॉर्मलिज्म। जी, जब रिग्रेशन एनालिसिस को करते हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए ख्याल किया जाता है कि हमारा पावर देखनी होती है। पावर वो उसके लिए सैंपल पावर कैलकुलेट करने के तरीके हैं। तो कहते हैं जनरली पावर 170 180 सैंपल पे अचीव हो जाती है। अगर 0.7 आप लोगों ने सिग्निफिकेंस लेवल 0.7 रिलायबिलिटी लेनी है, उसके साथ पावर जो है वो अचीव हो जाती है 170 180 सैंपल पे, अगर सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस रन करना हो। अगर आपने कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करना है और उसके बाद स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग रन करनी है एज पर क्लाइंट प्रोफेसर जो है या बारबरा है या डेविड कैनी है, इनके मुताबिक आपके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं मल्टीप्लाई बाय 10, बास 5 कहते हैं, बास 10 कहते हैं, बास 20। मैं स्टिक हूं 10 के साथ कि आपके टोटल सच क्वेश्चन 41 है, 41 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 410 क्वेश्चन आप लोगों के जो है सैंपल होना चाहिए। तो फिर जाके कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस बाकी के रिजल्ट ठीक आएंगे। क्योंकि जब इमोस रन करते हैं उसमें मॉडल फिट्स आते हैं, वो चीज ही नहीं होते जब तक आपका नहीं। जी, पावर प्रेसिजन सैंपल पावर रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। सिंपल जब आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन नहीं करना चाहते। जी 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 जी
लोग कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल 10। हर क्वेश्चन के केस में 10 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जी। हम यूज कर रहे थे एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम और एक इंडिपेंडेंट को यूज करके हम डिक्लेरेशन लिखते थे और हमारा सिग्निफिकेंट था और हम साथ में एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते हैं तो पहले वाला सिग्निफिकेंट नहीं रहता, दूसरे वाला सिग्निफिकेंट आ रहा है। हम इसको फिर इंटरप्रेट करेंगे अलग-अलग, दोनों को कहेंगे कि वैसे इसका एसोसिएशन रोल है लेकिन इसकी मौजूदगी में ये रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो अल्टीमेटली उसकी एक बड़ी सादा और सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम दो दोस्त आपस में बड़ी कन्वीनियंटली बात कर रहे हैं, दो लोग बड़ी कन्वीनियंटली बात कर रहे हैं और यकदम ही मेरे बॉस डॉक्टर अली साजिद कमरे में एंटर होते हैं, हम खामोश रहते हैं। सर क्या हाल चाल है? सर ठीक ठाक है। आप बिल्कुल ठीक ठाक है। और क्या हाल चाल है? तो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है लेकिन हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया उनकी मौजूदगी में। अंडरस्टैंड? इट मींस कि वो रिलेशनशिप मॉडरेट कर गया, वो जो वेरिएबल है उसकी भी फर्दर एनालिसिस की जरूरत है। वैसे तो भी कह दें कि इसकी मौजूदगी में वो रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो देयर आर चांसेस के फ्यूचर सेंसर को इसको एज ए मॉडरेटर चेक करना चाहिए, ठीक है। या उसकी मौजूदगी में रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो हो सकता है वो मीडिएटर हो। इसी तरह पे मॉडरेटर मीडिएटर होते हैं ना। आप जब कभी भी रिग्रेशन एनालिसिस को जूम करें, यही जूम करें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक दोस्त है। आप दरमियान में अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे बैठे आप हैं, आप एनसीपीएस हैं, तो आपके मेरे दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएटेड ड्यू टू एनसीपीएस। एनसीपीएस निकाल दे, मैं आपको नहीं जानता। एक बात करते हैं ना, एनसीपीएस दरमियान में आ गया, हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। या आप सबके दरमियान एक फेसबुक है, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही नहीं थे, फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया, आप लोगों ने लाइक किया, आप लोग चल के मेरे पास आए, खुशी की बात है। मुझे पढ़ लग जाने चाहिए, आप तो पढ़ निकले बोलना शुरू कर दूं एंजल एंजल। नेक्स्ट क्लास में कोई नहीं आएगा, चैलेंज क्या देखते हैं। यानी के बाद एंजल का नाम लेना किया तो जुल्म। क्या मैंने कहा यानी के बाद एंजल का नाम लेना किया तो जुल्म है। अच्छा जी, अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करने के लिए भी हम एक स्केल अप्लाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम मल्टीपल स्केल्स अप्लाई करें तो हम सबके नंबर ऑफ आइटम्स को प्लस करके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 में करेंगे और फिर डेटा लेंगे। जी और जी, सर ये मुझे बात क्लियर नहीं होगी, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो जिससे नंबर आएगा वो उतना हमारा डेटा उन्हें रिस्पॉन्ड चाहिए ना। तो फर्स्ट करें, मेरा 42 क्वेश्चन है, मल्टीपल 10 420, तो मैं मार्केट में 550 600 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ताकि एटलीस्ट 420 के आगे पीछे सेंटर हो। मैं एक मिनट जरा आप जी, मैं आप कर रहा हूँ। देखिए वो नॉन और नॉन प्रॉपर्टी सैम्पलिंग टेक्निक में जाके उसके बिना पे हम डिपेंड करते हैं ना। जब नॉन और नॉन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है ना सिलेक्शन के अंदर, तो नॉन पॉपुलेशन के अंदर तो आप 5% लेंगे, वो तो आपके पास पूरे सैंपल का डाटा की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब मेरे पास अवेलेबल ही नहीं, ये मैं जो बात कर रही हूँ कन्वीनियंटली अवेलेबल, आप इसे लेना ही लेना इतने से, वरना काम नहीं चलेगा। नॉन पॉपुलेशन होती है तो फिर मैं नहीं समझ, अगर आपको पता है कि ये लोग मेरी शर्ट के लिए बेस्ट फिट है, आपके पास सारी डिटेल है, तो 200 पे भी मैसेज बड़ा अच्छा रन होता है कि ये लोग सही क्वेश्चन फिल करने चाहिए, तो इसमें हम लोग ज्यादा अच्छे करते हैं। एक जी तो आपके डाटा में रिग्रेशन बहुत कम इस्तेमाल होगी, रिग्रेशन बहुत कम इस्तेमाल होगी। अगर रिग्रेशन इस्तेमाल होगी तो उसमें जरूरी नहीं है जितनी लक्ष्य है उसकी बेस पे चलना है। अगर ठीक आते हैं ठीक है, नहीं तो नॉन पैरामेट्रिक में मूव करते हैं। कोरिलेशन होगी तो आपका सैंपल कैलकुलेट नहीं होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी मैक्सिमम मूव देता है, मकसद ये कि ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जी हम इससे जो नेक्स्ट वर्कशॉप है उसमें मॉडरेशन सिखा रहे हैं। मॉडरेशन इसमें भी टेस्ट होती है और एसईएम में भी टेस्ट होती है, इसलिए वो एडवांस आपके यूज होते हैं। उसमें हम हाँ दोनों सूटों को चेक किए जाते हैं, दोनों होते हैं।
सर आपने जो सर नंबर ऑफ क्वेश्चन का बताया था जो आपने पर्टिकुलर में लिंक कर रहे हैं गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट फाइल की जाने ना भाई साहब उन्होंने हमें वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई का बताया था नहीं वो वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ आसान नहीं होती, जो जनरल बात है, लिखी पड़ी बात है। जिस बंदे ने एससीएम का स्ट्रक्चर लिखा वो कह रहा है, तो बाकी को बात क्यों मान रहे आप फिर खा जी। सर लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन ये होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि इनके दरमियान एक ट्रेंड पाया जाता है, वो लीनियर ट्रेंड होगा जिसके अंदर वो मूव करेगा। जब आपका जरा लीनियर पे फिट नहीं होता फिर उसके आगे लीनियर की जाए क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस और दूसरी क्वेश्चन यूज होना शुरू होती हैं, वो हम यूज करते हैं क्वेश्चन को भी। डाटा लीनियर नहीं, डाटा तो बाई लीनियर हो गया, वो मूव करना शुरू करता है, एक लेवल से जाता है और ज्यादा आता है। वो फिर इसका मतलब है डाटा में या आउटलायर्स है, डाटा में आउटलायर्स है, या बाकी डाटा में दो किस्म के सैंपल है, इन दोनों डाटा को सेपरेट करके लीनियर करना पड़ेगा। दो डिफरेंट किस्म के लीनियर मिलके बाई लीनियर बाई क्या बोलते हैं, बाई लीनियर बोलते हैं मैम सॉरी कर्वीलिनियर और क्वाड्रेटिक नहीं डिफरेंट है। एक का लेवल जो होता है वो 0.2 होता है, एक का 1 होता है, 0.05 पे जाके वो रिलेशनशिप को टेस्ट करने की कोशिश करता है, ये सेम नहीं है, इनमें बेसिक डिफरेंस है। जी डिफरेंस है जी। एक्चुअली एक ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन हमें जा रही है हाँ हाँ हम जो है बेल शेप को अप्लाई किया गया है या डेटा की बेस पे ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा ज्यादा है, यहाँ लोगों ने 7 ज्यादा टिक किया हुआ है, डाटा यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे डेविएशन ज्यादा आ रहा है और इस पे ज्यादा मतलब यहाँ डेविएशन इफेक्ट हो रही है, तो यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट है, इसमें डाटा नॉर्मल नहीं है। हाँ हाँ जी, इस डाटा की बिना पे ये कर्व डिजाइन होती है। ये निकाला कैसे मैंने? एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, वो तमाम वेरिएबल चूज किए, स्टैटिस्टिक में स्टैटिस्टिक, तो ग्राफ में चार्ट्स में जाएं तो बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम पे टिक किया और कहा शो नॉर्मल कर्व और हिस्टोग्राम, कंटिन्यू, ओके। वो सारे के सारे डाटे को रन करके दे देगा, वो रन कर देगा इसके अंदर। अभी आ रहे हैं नीचे, ये आ रहे हैं सारे। क्लियर हो गया जी? इधर क्वेश्चन था जी। क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर थ्योरेटिकल सैंपलिंग मैटर करती है, थ्योरेटिकल सैचुरेशन। अगर मैं एक रिसर्च करता हूं किसी भी एक टॉपिक पे, अगर एक बंदे के मैं डाटा एनालिसिस कर दिया तो दूसरा बंदा भी वही रिजल्ट दे, तीसरा बंदा भी वही रिजल्ट दे, जिसका मतलब मेरा पहले थ्योरेटिकल पे ही हो गया। तो अमूमन तौर पे जो मैंने रिसर्च किया है, थ्योरेटिकल सैचुरेशन 4, 5, हद 6 पे आ जाती है। अगर आप वाकई ही रियल क्वालिटी रिसर्च करते हैं 6-7 लोगों पे रिसर्च हो जाती है। एक पीएचडी की रिसर्च की थी एक मेरे दोस्त ने, तो वो 17-18 की हमने लोगों ने इंटरव्यू किया, उसको 7-8 में थ्योरी में चोर होगी, बाकी लोगों ने बातें सेम करना शुरू कर दी, वो थ्योरेटिकल सैचुरेशन है। लेकिन उसके मुकाबले में क्वालिटेटिव एक टाइप होती है एनालिटिकल इंडक्शन, उसमें जरा काम डिफरेंट होता है जी। उसकी रीजन ये होती है कि सेकेंडरी डाटा एक्चुअल फिगर होती हैं। हो सकता है कि कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस गिरती हो या बढ़ती हो, या लेमन ब्रदर का केस हुआ 2003 के अंदर, एग्जॉन का 2003 के अंदर, 2007 में लेमन ब्रदर का हुआ, 2008 में मार्केट क्रैश कर दी, 2007 में यहाँ बेंजीन का जो इफेक्ट मार्केट पे आया, सुनामी का इफेक्ट जो है मार्केट पे आया, अभी इलेक्शन की बिना पे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की गिरना शुरू हो गई। तो इस बिना में डाटे में अबनॉर्मलिटीज तो आ सकती है ना, जितनी सेकंड डाटा में हम मजबूर होते हैं वो एक एक्चुअल डाटा जैसे भी आ, हम उसको नहीं रोक सकते। प्राइमरी डाटा तो हमारे हाथ में होता है कि नॉर्मल क्यों नहीं आ रहा, सेकंड डाटा हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए उसको उसी असम्पशन के साथ आपको चलना पड़ता है। नॉर्मलिटी कैसे बताना पड़ता ना हमको, नॉर्मलिटी कितनी है इसके अंदर, बताना पड़ता नहीं कि नॉर्मलिटी कितनी है इसके अंदर, वो अगर नहीं बताएंगे तो मसला आएगा ना। तो हमें सेकंड डाटा में नॉर्मलिटी बताएंगे, ये डाटा नॉर्मल है, ये डाटा नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसकी रीजन, जिसका मैंने तो बोला एनवायरनमेंट की वजह से डाटा नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट उसकी रीजन बिहाइंड है, उसकी वजह से ये हो रहा है।